नमस्कार बच्चों। आज हम बियरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि बियरिंग कहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है, कितने प्रकार के बियरिंग होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता होती है। ये सब बियरिंग के चैप्टर में अध्ययन करेंगे हम। तो सबसे पहले आता है बियरिंग का परिचय। बियरिंग का परिचय वर्कशॉप में पावर को ट्रांसमिट करने का मुख्य साधन है शाफ्ट है, क्योंकि शाफ्ट के ऊपर ही कार्य के अनुसार पुली, गियर और कैम आदि को फिट करके पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। मतलब मोटर के साथ में शाफ्ट को जोड़ा जाता है। शाफ्ट के ऊपर गियर, पुली या फिर कैम वगैरह आदि जो भी फिट किया जाता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, वो सब शाफ्ट के ऊपर फिट किया जाता है। फिट करके पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। शाफ्ट जब प्रयोग में लाई जाती है तो जिस माध्यम के द्वारा शाफ्ट को पकड़ा या सहारा दिया जाता है उसे बियरिंग कहते हैं। मतलब शाफ्ट को सहारा देने के लिए या उसे पकड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे बियरिंग कहते हैं। इसे शाफ्ट सुगमता से फ्री चाल ले सकती है। इसमें मतलब इसके कारण शाफ्ट होती है वो अपनी जगह फ्री चाल ले सकती है, सरलता से घूम सकती है। उसके बाद में आता है प्रयोग, बियरिंग का प्रयोग। तो बियरिंग के यहाँ पर 3 मुख्य प्रयोग बता रखे हैं। पहला दे रखा है शाफ्ट को सहारा देने के लिए। इसका जो पहला प्रयोग दे रखा है वह है शाफ्ट को सहारा देने के लिए बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है शाफ्ट को पकड़ने और गाइड करने के लिए, कि शाफ्ट को पकड़ने के लिए और उसे गाइड करने के लिए भी बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है गति के समय शाफ्ट पर रगड़ की गर्मी कम करने के लिए, मतलब जो घर्षण होता है शाफ्ट जब चलती है तो उस घर्षण को कम करने के लिए भी बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में दे रखा है कि एक उत्तम बियरिंग की विशेषताएं क्या होती है। एक जो अच्छा बियरिंग होता है उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो एक अच्छे बियरिंग में निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। पहला दे रखा है कि बियरिंग का शाफ्ट के साथ घर्षण कम से कम होना चाहिए। मतलब जो घर्षण होता है बियरिंग का शाफ्ट के साथ में वो कम से कम होना चाहिए। दूसरा है बियरिंग शाफ्ट को सही स्थिति में रखने में सक्षम होना चाहिए। मतलब शाफ्ट को सही स्थिति में सही तरीके से रखने में सक्षम होना चाहिए, सही होना चाहिए बियरिंग। तीसरा है बियरिंग कंपन रहित तथा स्थिर आधार देने वाला होना चाहिए। मतलब ये हल्का क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, जिससे वाइब्रेशन हो वह, जिससे क्या होता है शाफ्ट का अलाइनमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए बियरिंग में किसी प्रकार का कंपन नहीं होना चाहिए, वो अपनी जगह पर स्थिर रहना चाहिए। चौथा दे रखा है कि बियरिंग शाफ्ट के द्वारा पड़ने वाले भार को सहन योग्य होना चाहिए। मतलब शाफ्ट में पर जो लोड पड़ता है वो लोड वह बियरिंग सहन कर सके, ऐसा बियरिंग होना चाहिए। उसके बाद मेरे का पांचवा कि शाफ्ट के भार व गति के अनुरूप बियरिंग का चुनाव करना चाहिए। मतलब जिस जहाँ पर शाफ्ट लगी होती है तो वो किस कार्य के लिए काम में आ रही है, उस पर कितना लोड पड़ेगा, कितनी गति पे वो चलेगी, उसके अनुसार ही बियरिंग का चुनाव करना चाहिए। और चौथा दे रखा है कि बियरिंग को बहुत कम स्थान नहीं घेरना चाहिए। बियरिंग को बहुत अधिक स्थान नहीं घेरना चाहिए। मतलब बियरिंग है वो कम स्थान पर आ जाए, इस प्रकार का बियरिंग होना चाहिए। उसके बाद में आता है बियरिंग के प्रकार। तो बियरिंग के प्रकार में सबसे पहले है घर्षण युक्त बियरिंग, जिसको फ्रिक्शन कैरिंग बियरिंग कहते हैं। तो घर्षण युक्त बियरिंग कौन से होते हैं? इस प्रकार के जो बियरिंग होते हैं वो प्राय नॉन फेरस धातु के बनाए जाते हैं। किस धातु से बनाए जाते हैं? नॉन फेरस धातु से बनाए जाते हैं। इसमें बियरिंग और शाफ्ट प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आते हैं। मतलब इसके अंदर शाफ्ट और बियरिंग दोनों एक साथ में
स्पर्श होकर चलती है। प्रत्यक्ष रूप से स्पर्श का मतलब दोनों टच होके चलते हैं उसमें। तो प्राय निम्नलिखित प्रकार के फ्रिक्शन बियरिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं फ्रिक्शन बियरिंग? पहला दे रखा है ठोस बियरिंग, सॉलिड बियरिंग जिसको बोलते हैं। यह एक ठोस विशेष आकार में ढाली गई बियरिंग है जिसके मध्य में शाफ्ट के लिए एक छिद्र होता है। शाफ्ट का संघनन करने के लिए ऊपर की ओर एक ऑयल होल बना होता है। ये बियरिंग कास्ट आयरन की बनाई जाती है। विशेष परिस्थितियों में ये ब्रास, गन मेटल अथवा ब्रोंज की भी बनाई जाती है। तो फ्रिक्शन बियरिंग के अंदर पहला जो प्रकार था बियरिंग का वो था ठोस बियरिंग। ये जो चित्र दे रखा है मैंने ठोस बियरिंग का दे रखा है कि ये ढलाई करके बनाया जाता है विशेष आकार। ये कास्ट आयरन का बनाया जाता है। कोई विशेष परिस्थिति में इसको ब्राउन्ज, गन मेटल या ब्रोंज, ब्राश का भी बनाया जाता है। इसके बीच में इस प्रकार से होल बना होता है जिसके अंदर शाफ्ट को फिट किया जाता है। ये ऊपर जो होल बना होता है ये ऑयल होल है, मतलब लुब्रिकेशन करने के लिए काम में लिया जाता है। तो घर्षण बियरिंग के प्रकार में पहला था ठोस बियरिंग, उसके बाद में आता है बुश बियरिंग। ठोस बियरिंग में शाफ्ट चलते चलते उसके बोर को घिसकर बढ़ाती रहती है। एक अंतराल के पश्चात समस्त बियरिंग ही बदलना पड़ता है। इससे बचने के लिए ठोस बियरिंग के बोर को बड़े व्यास का बनाकर उसमें गन मेटल का एक बेलनाकार बुश फिट कर दिया जाता है। बुश घिसने पर उसे सुविधापूर्वक बदला जा सकता है। मतलब बुश बियरिंग का आकार होता है वो सेम टू सेम ठोस बियरिंग जैसा ही होता है। अंतर सिर्फ ये होता है कि ठोस बियरिंग के अंदर जब शाफ्ट चलती है तो कई दिन बाद में क्या होता है, जैसे शाफ्ट और बियरिंग के बीच में घर्षण होता है तो ये इसका साइज होता है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है शाफ्ट होती है वो मिस है अलाइनमेंट होने लग जाती है। इसलिए इस प्रकार जो बुश बियरिंग है वो इसी आकार का होता है, इसी प्रकार का होता है। अंतर ये होता है कि इसका जो होल होता है वो थोड़ा बड़े साइज का होता है और उसके अंदर अलग से एक दूसरे धातु की बुश होती है वो फिट की जाती है। गन मेटल की जो इसमें बता रखा है कि गन मेटल की बुश है वो इसके अंदर फिट की जाती है कि जब अगर घर्षण होता है तो बुश ही ख़राब होता है, इसके अंदर जो बियरिंग है वो ख़राब नहीं होता उसके अंदर। उसके बाद में आता है तीसरा स्प्लिट बियरिंग। स्प्लिट बियरिंग होता है ये दो आधे भागों में बना होता है जिसमें प्राय ब्राश, गन मेटल आदि से बनाया जाता है। इसके बाहरी सिरों की दोनों साइडों पर कॉलर बने होते हैं। इसे कास्ट आयरन की बनी हाउसिंग में फिट किया जाता है। मतलब इसी प्रकार से दो भागों में होता है, आधा आधा भाग इस प्रकार से, ये ऊपर का भाग अलग होता है, नीचे का भाग अलग होता है। इसके अंदर अलग से एक बुश फिट किया जाता है जिसके कॉलर मतलब दोनों साइड में उसके इस प्रकार से कॉलर बनी होती है। ऐसे ये दो भागों में बना होता है, इसके अंदर फिट किया जाता है। इसको स्प्लिट बियरिंग कहा जाता है और इसको जिसके अंदर फिट किया जाता है उसको हाउसिंग कहा जाता है। उसके बाद में आता है अगला जो पॉइंट है वो आता है फुट बियरिंग या उसको पाद बियरिंग भी कहा जाता है। यह शाफ्ट को खड़ी अवस्था में सहारा देने की आवश्यकता हो, मतलब जहाँ पर शाफ्ट को खड़ी अवस्था में सहारा देने की आवश्यकता होती है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। उस पर अक्ष के लंबवत बल लग रहा हो, मतलब शाफ्ट के ऊपर इस प्रकार से अक्ष के उसके सेंटर के अक्ष के ऊर्ध्वाधर खड़ा बल लग रहा हो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एक लंबवत कास्ट आयरन बॉडी में गन मेटल का कॉलर बुश फिट होता है। साथ ही नीचे तली में गन मेटल का पैड लगाया जाता है जो कि शाफ्ट के ऊपर शाफ्ट के भार को सहन करता है। मतलब इसके अंदर के साइड में तो क्या होता है, एक गन मेटल का बुश कॉलर बुश फिट किया जाता है, अभी जो मैंने बताया था कॉलर बुश, और अलग नीचे से अलग इसके अंदर क्या लगाया जाता है, गन मेटल का ही एक पैड लगाया जाता है जो शाफ्ट के भार को सहन करता है उसके अंदर। उसके बाद में जो दे रखा है अगला थ्रस्ट बियरिंग। थ्रस्ट बियरिंग होता है वो शाफ्ट के अक्ष के अनुरूप भार को सहन करने के लिए थ्रस्ट बियरिंग का प्रयोग किया था। मतलब ये जैसे उसके शाफ्ट के सेंटर के समानांतर में जहाँ भार पड़ रहा हो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें शाफ्ट व कॉलर बने होते हैं जिसमें बियरिंग की सतह पर सहारा दिया जाता है, इस कारण इसे कॉलर बियरिंग भी कहते हैं। मतलब इसमें इस प्रकार से कॉलर से बने होते हैं दोनों साइडों में, तो उसको कॉलर बियरिंग भी कहा जाता है। उसके बाद में
छठा आता है सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग। सेल्फ अलाइनिंग मतलब इसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा बहुत भी अगर मिस अलाइनमेंट होता है शाफ्ट में, तो इस बियरिंग के द्वारा ऑटोमेटिक ही शाफ्ट होती है वो अलाइनमेंट में आ जाती है। वो इस प्रकार से बनाया जाता है ये बियरिंग। इस प्रकार के बियरिंग में एक विशेष स्लीव में बुश को प्रेस फिट किया जाता है, मतलब उसको दबाव से इसको फिट किया जाता है। इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर सेल्फ अलाइनिंग के लिए किया जाता है जहाँ पर थोड़ा सा एंगुलर मिस अलाइनमेंट होता हो, मतलब थोड़ा सा शाफ्ट होती है वो उसको मिस अलाइनमेंट होती है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में दे रखा है अगला एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग। एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग, इस प्रकार के बियरिंग में बियरिंग को हाउसिंग के टेपर होल में फिट किया जाता है, मतलब हाउसिंग जिसके अंदर बियरिंग को फिट किया जाता है उसको हाउसिंग बोलते हैं। उसके अंदर टेपर होल होता है जिसके अंदर इस बियरिंग को फिट किया जाता है, और घिसावट के लिए एडजस्टमेंट के लिए इसे एक स्लाइडिंग रिंग नट द्वारा एडजस्ट किया जाता है, मतलब एक नट लगा होता है जिसके द्वारा उसके को एडजस्ट किया जाता है। तो ये थी घर्षण रोधी बियरिंग। उसके बाद में आते हैं दूसरा जो बियरिंग का प्रकार है वो है घर्षण रोधी बियरिंग। अभी पढ़ रहे थे हम फ्रिक्शन बियरिंग, और ये है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। घर्षण रोधी बियरिंग किसे कहते हैं कि इस प्रकार के बियरिंग प्राय एलो स्टील के बनाए जाते हैं। इसमें शाफ्ट और बियरिंग प्रत्येक रूप से संपर्क में नहीं आते हैं, मतलब इसके अंदर फ्रिक्शन बियरिंग में तो क्या होता है शाफ्ट और बियरिंग दोनों प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आते हैं, लेकिन एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के अंदर शाफ्ट और बियरिंग होते हैं वो प्रत्येक रूप से संपर्क में नहीं आते, बल्कि बियरिंग और शाफ्ट के बीच में कुछ छर्रे या जिसको बॉल्स कहते हैं या रोलर से लगे होते हैं जो दोनों के बीच में रहते हैं, जिससे शाफ्ट बियरिंग के छर्रों या रोलरों पर ही फ्री घूमती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि ये जो बॉल्स या छर्रे लगे होते हैं उनके ऊपर शाफ्ट होती है वो फ्री घूमती रहती है। इस प्रकार की बियरिंग हल्के और भारी दोनों प्रकार के लोड के लिए अधिक या कम स्पीड पर प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब ये जो बियरिंग है घर्षण रोधी बियरिंग है वो भारी लोड के लिए भी काम में रहते हैं और हल्के लोड के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं, या अधिक स्पीड में या कम स्पीड के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद दे रखा है कि घर्षण रोधी बियरिंग के प्रकार दे रखे हैं। तो इसमें पहला प्रकार दे रखा है बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग किसे कहते हैं कि बॉल बियरिंग को अधिक या कम स्पीड पर भारी या हल्के लोड के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कार्य के अनुसार कई प्रकार के बॉल बियरिंग प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे सिंगल रो बॉल बियरिंग हल्के या भारी लोड को हाई स्पीड पर चलाने के लिए, और डबल रो बॉल बियरिंग भारी लोड को अधिक स्पीड पर चलाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब बॉल बियरिंग के अंदर इस प्रकार से ये बियरिंग बना होता है। इसका जो बाहर का भाग होता है उसको हम आउटर रेस कहते हैं या आउटर फेस भी कहते हैं। अंदर का जो भाग होता है जिसके अंदर शाफ्ट फिट होती है उसको इनर फेस या इनर रेस भी कहा जाता है। इसके दोनों के बीच में एक ग्रूव से कटे होते हैं जिसमें बॉल्स लगे होते हैं, एलॉय स्टील की बनी होती है बॉल्स से, और इन बॉल को एक दूसरे से मिलने से रोकने के लिए या एक दूसरे उसमें टच न हो मिले नहीं उसके लिए अलग से एक नॉन फेरस मेटल का केज प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार से ये बॉल्स होती हैं, ये इसके अंदर फ्री घूमती है। तो बॉल बेयरिंग इसमें दो प्रकार के बताएं कि सिंगल रो बॉल बेयरिंग और डबल रो बॉल बेयरिंग। मतलब इसके अंदर किसी के अंदर इस प्रकार से एक पंक्ति के अंदर बॉल की रो होती है, मतलब पंक्ति होती है, उसको तो सिंगल रो बॉल बेयरिंग कहते हैं, और जिसमें डबल डबल होती है दो, एक इसके पास में एक और होती है, तो उसको डबल रो बॉल बेयरिंग कहते हैं, जो भारी लोड हल्के लोड अधिक स्पीड कम स्पीड के अनुसार काम में लिए जाते हैं। तो ये थे बॉल बेयरिंग के पार्ट्स, आउटर रेस, इनर रेस, बॉल्स और केज। बॉल बेयरिंग की बाहरी रिंग को आउटर रेस और अंदरूनी रिंग को इनर रेस कहते हैं। अभी बताया मैंने तुम लोगों को कि बाहरी जो फेस होता है उसको आउटर फेस या आउटर रेस कहते हैं, अंदर का जो भाग होता है बीच का जो होल बना होता है जिसमें शाफ्ट को फिट किया जाता है उसे इनर फेस कहा जाता है। बॉल बेयरिंग की बाहरी रिंग को आउटर रेस और अंदरूनी रिंग को इनर रेस कहते हैं। इनर रेस के बीच में बोर बना होता है, मतलब बीच की जो भाग होता है उसमें होल बना होता है जिसको शाफ्ट
पर फिट किया जाता है, मतलब जिसको क्या किया जाता है, शाफ्ट के ऊपर फिट किया जाता है। और आउटर रेस को बियरिंग हाउसिंग में फिट किया जाता है। बियरिंग हाउसिंग का मतलब होता है कि बियरिंग को जहाँ पर फिट किया जाता है वो स्थान क्या कहलाता है, बियरिंग हाउसिंग कहा जाता है। तो आउटर रेस और इनर रेस के बीच में बोल्स को चलाने के लिए पथ बना होता है, मतलब ग्रूव बना होता है कि बोल्स को नॉन फेरस मेटल की बनी हुई केज के साथ में बियरिंग में फिट किया जाता है। अभी बताया कि केज बनी होती है जो बोल्स को एक जगह स्थिर रखती है, मतलब एक दूसरे को स्पर्श नहीं होने देती, उनको मिलने नहीं देती। वो जो नॉन फेरस से बनी हुई केज होती है जिससे वह अपनी पथ पर आसानी से घूम सकती है। कार्य के अनुसार बॉल बेयरिंग निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब कार्य के अनुसार होते हैं बॉल बेयरिंग होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। एक देखिए केंद्र संपर्क बियरिंग, सेंटर कॉन्टैक्ट बियरिंग जिसको बोलते हैं, कोणीय संपर्क बियरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग और तिर्य्य संपर्क बियरिंग। इस प्रकार से 3 प्रकार की बियरिंग होती है बॉल बियरिंग। उसके बाद में आता है दूसरा प्रकार घर्षणरोधी बियरिंग का, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का, रोलर बियरिंग। रोलर बियरिंग में क्या होता है कि इस प्रकार के बियरिंग में बॉल की जगह रोलर बने होते हैं, मतलब बॉल बियरिंग के अंदर तो बॉल्स होते हैं और रोलर बियरिंग के अंदर इसमें रोलर बने होते हैं जो कि रोलिंग तत्वों की तरह कार्य करते हैं। इसमें रोलिंग और रेजिन के बीच में एक लाइन कॉन्टैक्ट होता है, रेसिस के बीच में एक लाइन कॉन्टैक्ट होता है। ये हेवी लोड के साथ उच्च स्पीड के लिए उपयुक्त होता है, मतलब भारी लोड के लिए और अधिक स्पीड के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में आता है इसके प्रकार। रोलर बियरिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं, सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग, इस प्रकार की बियरिंग होती है वो आउटर रेस में वर्ताकार बोर होता है जिससे बैरल आकार के रोलर का प्रयोग किया जाता है। बैरल आकार का मतलब होता है कि दोनों तरफ व्यास कम होता है, बीच का जो व्यास होता है उसकी बॉडी का वो थोड़ा सा बड़ा होता है। इस प्रकार से बना होता है, उसको बैरल रोलर बोलते हैं, जो शाफ्ट को मिस अलाइनमेंट होने पर अब ऑटोमेटिक ही सेंटर में ला देता है उसमें, तो वो कहलाता है सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग। इसके बाद में आता है टेपर्ड रोलर बियरिंग। इसमें जो रोलर बने होते हैं वो टेपर में बने होते हैं, इसलिए उसको टेपर रोलर बियरिंग कहते हैं। इस प्रकार की बियरिंग में टेपर्ड रोलर का प्रयोग किया जाता है। ये बियरिंग उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड के लिए उपयुक्त होता है। उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड के लिए काम में लिया जाता है, मतलब शाफ्ट के ऊपर जो दबाव है वो अक्ष के समानांतर पड़ता है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में निडल रोलर बियरिंग। निडल रोलर बियरिंग होते हैं वो इस प्रकार की बियरिंग के अंदर कम व्यास के पतले व लंबे रोलर प्रयोग किए जाते हैं। ये रोलर केज के अथवा बिना केज दोनों रेस के मध्य रहते हैं, मतलब इसमें किसी में केज भी रहते हैं और बिना केज के भी रहते हैं। इनके जो रोलर होते हैं वो बिल्कुल बारीक होते हैं, इसलिए इसको निडल रोलर बियरिंग कहा गया है। इन रोलरों की लंबाई व्यास से 5 से 10 गुना रखी जाती है, मतलब इनकी जो लंबाई होती है वो उनके व्यास से 5 से 10 गुना अधिक रखी जाती है। ये बेयरिंग बहुत अधिक भार पर प्रयोग किए जाते हैं, मतलब इनका प्रयोग है वो ज़्यादा लोड के लिए, ज़्यादा भार के लिए काम में। नमस्कार बच्चों, हम बियरिंग के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें मैंने आपको बियरिंग किसे कहते हैं, किस धातु से बने होते हैं और बियरिंग का कार्य क्या होता है, कितने प्रकार के बियरिंग होते हैं, उनका प्रयोग कार्य के अनुसार अलग अलग किया जाता है, ये सब बताया। उसके बाद में आता है बियरिंग हाउसिंग। बियरिंग हाउसिंग किसे कहते हैं कि बियरिंग को जिस माध्यम से पकड़ा जाता है उसे बियरिंग हाउसिंग कहते हैं, मतलब जिस माध्यम से बियरिंग को स्थिर रखा जाता है या पकड़ा जाता है उसे बियरिंग हाउसिंग कहते हैं। हाउसिंग प्राय 2 पीस में होते हैं। नीचे वाला पीस होता है उसको बोल्ट और नट की सहायता से अच्छी तरह से फिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि ये पीस शाफ्ट और लोड को सहारा देता है, मतलब 2 भागों में बना होता है, जिसमें एक भाग होता है उसको नीचे टेबल पे या फाउंडेशन पे
जहाँ पर उसको फिट करना होता है वहाँ पर उसे नट और बोल्ट के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है अच्छी तरह से, क्योंकि जो लोड होता है शाफ्ट का वो सारा उसी पे पड़ता है। इसके दोनों ओर दो स्टड लगे होते हैं, जिसके मतलब दोनों तरफ दो स्टड लगे होते हैं, जिसके साथ ऊपर वाला पीस नट लगाकर कसा जाता है। मतलब जिससे ऊपर वाला भाग होता है वो दोनों स्टडों के ऊपर लगाकर नट के द्वारा उसको कस दिया जाता है। हाउसिंग के ऊपर वाले पीस को कसने से पहले शाफ्ट का अलाइनमेंट अवश्य चेक कर लेना चाहिए। मतलब शाफ्ट को उसमें लगाकर जब ऊपर वाला पीस कसते हैं तो पहले शाफ्ट का अलाइनमेंट है वो चेक कर लेना चाहिए कि वो सही है या नहीं है। तो ये था बियरिंग हाउसिंग। मतलब बियरिंग को जिस जगह या जिस माध्यम से पकड़ा जाता है या लगाया जाता है उसे बियरिंग हाउसिंग कहते हैं। ये दो पीस में होता है। एक पीस होता है वो नीचे की तरफ फिक्स होता है नट बोल्ट की तरफ, नट बोल्ट से, और ऊपर का जो भाग होता है वो स्टड के द्वारा नीचे वाले भाग में दो स्टड लगे होते हैं जो शाफ्ट को उसमें लगाकर ऊपर वाला भाग उसके ऊपर नट के द्वारा कस दिया जाता है। उसके बाद में आता है बियरिंग के लिए बेंडिंग। बियरिंग के लिए बेंडिंग के लिए हाउसिंग के नीचे वाले पीस को फिट करते समय फाउंडेशन बोल्ट के लिए मार्किंग करके बोल्ट को ऐसे फिक्स किया जाता है कि उसकी चूड़ी वाला भाग होता है वो आवश्यकता अनुसार बाहर रहे। इसके बाद हाउसिंग के नीचे वाले पीस को फाउंडेशन बोल्ट के साथ नट के द्वारा कस दिया जाता है। बियरिंग के लिए हाउसिंग के नीचे वाले पीस को बांधने की व्यवस्था को बियरिंग के लिए बेंडिंग कहते हैं। मतलब हाउसिंग का जो भाग होता है दो भागों में बने होते हैं, जो नीचे वाले भाग को फिक्स करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बेंडिंग कहा जाता है। उसके बाद में था लोडिंग। लोडिंग होता है कि बियरिंग पर लोड कई प्रकार से बल लगता है जिसे लोडिंग कहते हैं। मतलब बियरिंग के ऊपर पड़ने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, लोडिंग कहलाता है, जो कई प्रकार से होता है। जैसे जनरल बियरिंग में लोड शाफ्ट के अक्ष के समकोण में बल लगता है और थ्रस्ट बियरिंग में लोड शाफ्ट के समानांतर बल लगता है। मतलब जिस दिशा में वो उसमें बल लगता है वो क्या कहलाता है, लोडिंग कहलाता है। उसके बाद में आते हैं बियरिंग की धातु। बियरिंग की धातु होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग। घर्षण बियरिंग प्राय नॉन फेरस धातुओं से बनाए जाते हैं, जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं: ब्रास, गन मेटल, ब्रोंज, फास्फोरस ब्रोंज, मैग्नीज ब्रोंज, वाइट मेटल, बेबिड मेटल इत्यादि। ये सब क्या होती है, घर्षण बियरिंग बनाने के लिए नॉन फेरस धातु प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद में आती है बियरिंग के लिए सिंथेटिक धातु, जिनको बना के उसके बाद में बनाया जाता है, जिसमें प्लास्टिक है, लेमिनेटेड फेलिनॉक्स है और नाइलॉन है। ये सब धातु क्या होती है, सिंथेटिक धातु होती है जिसको मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद में आता है रिफिलिंग विधि। रिफिलिंग का मतलब होता है जो स्प्लिट बियरिंग है या सेल बियरिंग होता है, उसके अंदर जो सेल होता है अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसको दोबारा वापस कैसे सही किया जाता है, उसकी लाइनिंग कैसे की जाती है, वो कहलाती है रिफिलिंग। उसको रिफलाइंग वापस से करना वो कहलाती है रिफिलिंग विधि। तो सेल बियरिंग की जो रिफिलिंग करने की निम्नलिखित कार्य क्रिया होती है, जिसमें पहली होती है पुरानी लाइनिंग को साफ़ करना। मतलब पहले से जो लाइनिंग की होती है उसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। तो सेल बियरिंग को गर्म करके वाइट या बेबिड मेटल की पुरानी लाइनिंग को साफ़ किया जाता है। मतलब उसको गर्म किया जाता है जिससे उसकी जो पुरानी लाइनिंग होती है जो वाइट मेटल से या बेबिड मेटल से की होती है उसको साफ़ किया जाता है। दूसरा आता है ग्रीस को साफ़ करना। मतलब उसमें पुरानी जो ग्रीस होती है उसको साफ़ किया जाता है। तो लाइनिंग साफ़ करने के बाद बियरिंग में लगी हुई ग्रीस को साफ़ करना चाहिए। इसके लिए पानी में थोड़ा सा कास्टिक सोडा मिलाकर पानी को गर्म करके सेल को उसमें डालकर साफ़ कर लिया जाता है। मतलब पानी के अंदर क्या मिला जाता है, थोड़ा सा कास्टिक सोडा मिलाकर पानी को गर्म करते हैं, फिर सेल को उसमें डालकर उसकी जो पुरानी ग्रीसिंग होती है उसको साफ़ कर लिया जाता है। तीसरा आता है पिकलिंग। पिकलिंग विधि क्या होती है कि बियरिंग को साफ़ करने के ग्रीस को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद में बियरिंग की जो सरफेस होती है उसको थोड़ा सा खुरदरा बनाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे पिकलिंग कहते हैं। ये प्रक्रिया क्यों की जाती है, क्योंकि बियरिंग के ऊपर जब लाइनिंग करते हैं या किसी धातु की परत चढ़ाते हैं तो उसकी पकड़ होती है वो अच्छी तरह से मजबूत हो जाती है। उसके लिए उसकी सतह को थोड़ा सा खुरदरा बनाया जाता है। तो पिकलिंग होता है ग्रीस को साफ़ करने के बाद में बियरिंग की सरफेस पर रफनेस लाने के लिए पिकलिंग की जाती है। रफनेस मतलब उसमें
खुरदरापन लाने के लिए पिकलिंग की जाती है। इसमें बेयरिंग को सरफेस के साथ वाइट मेटल या बेबी मेट की पकड़ होती है वो मजबूत हो जाती है। मतलब इससे क्या होती है, जो धातु जिस पे अपन लाइनिंग करते हैं वो धातु उसके ऊपर अच्छी तरह से मजबूती से चिपक जाती है। पिकलिंग करने के लिए 15% वाला सल्फ्यूरिक एसिड का घोल प्रयोग किया जाता है, जिसमें सरफेस पर 4 या 5 मिनट तक लगाया जाता है। उसके बाद में कास्टिक सोडा मिले हुए पानी से बेयरिंग को साफ़ कर दिया जाता है, जिससे उसकी सरफेस होती है वो रफ़ हो जाती है। उसके बाद में आता है टिनिंग करना। टिनिंग की सरफेस पर लाइनिंग करनी होती है, उसको पहले टिनिंग कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो वाइट मेटल है या बेबी मेटल होता है वो आसानी से सरफेस के ऊपर चिपक जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पिघले हुए टिन की पतली सतह लगा दी जाती है उसके ऊपर। टिनिंग करने के बाद से ये लाभ होता है कि पिघला हुआ वाइट मेटल या बेबी मेटल आसानी से सरफेस के साथ चिपक जाता है, मतलब उसकी सरफेस के ऊपर आसानी से चिपक जाता है। उसके बाद में आता है बेयरिंग को क्लैंप करना। अगली जो विधि है कि सेल बेयरिंग में दोनों पीसों को एक जिग के द्वारा क्लैंप किया जाता है और बीच में इसके राउंड ब्लॉक अर्थात कोर सेट फिट किया जाता है। मतलब उसके जो बीच का भाग होता है, इस प्रकार से 2 भागों में बेयरिंग बना होता है। इसके बीच का जो भाग होता है उसमें अलग से एक कोर या ब्लॉक फिट कर लिया जाता है। कोर का साइज शाफ्ट के साइज से थोड़ा सा कम रखा जाता है, मतलब ये जो बीच का जो कोर होता है उसका साइज शाफ्ट के साइज से थोड़ा सा कम रखा जाता है। छठा आता है कि वाइट मेटल या बेबिड मेटल को पिघलाना। जिस धातु की लाइनिंग करनी होती है उस धातु को पहले पिघलाया जाता है। तो वाइट मेटल या बेबिड मेटल को एक बर्तन में डालकर हल्के ताप पर पिघलाया जाता है। लेड मेटल होता है उसको उसके अंदर डालकर उसको पिघलाया जाता है। इसको गर्म करने के लिए वाइट मेटल या बेबिड मेटल की गलनांक से लगभग 50% तक अधिक तापमान पर रख कर धातु को पिघलाया जाता है। मतलब उसको पिघलाने के लिए उसका जो तापमान होता है वाइट मेटल या बेबिड मेटल उसके लगभग 50% अधिक तापमान पर उसको रख कर धातु को पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद क्लैंप किए हुए सेल में भर देना चाहिए। मतलब उसमें जो इस प्रकार से क्लैंप किया होता है उसके सेल में जो बीच में जगह रहती है दोनों तरफ उसके अंदर उसको डाल देना चाहिए। धातु को भरने से पहले सेल को थोड़ा सा गर्म कर लेना चाहिए, जिससे नमी दूर हो जाती है। मतलब सेल होता है जिसमें लाइनिंग करनी होती है, उसको लाइनिंग करने से पहले थोड़ा सा गर्म कर लेना चाहिए। गर्म करने से ये होता है कि वह उसमें जो नमी रहती है वो दूर हो जाती है। उसके बाद में धातु को भरना। वाइट मेटल या बेबिड मेटल को पिघलाने के बाद क्लैंप किए हुए सेल में भर दिया जाता है। धातु को भरने से पहले सेल को थोड़ा सा गर्म कराना चाहिए, जिससे नमी दूर हो जाती है। और 8वां पॉइंट है मशीनिंग और स्क्रैपिंग। मतलब वाइट मेटल या बेबिड मेटल की रिफिलिंग करने के बाद सही साइज के लिए बेयरिंग को मशीनिंग और स्क्रैपिंग करना चाहिए। मतलब जब उसकी लाइनिंग कर देते हैं तो उसको सही साइज में फिनिश किया जाता है, तो उसको बेयरिंग को पहले मशीनिंग या फिर स्क्रैपिंग की जाती है, जिससे उसकी फिक्स साइज में आ जाती है। तो ये विधि थी सेल बेयरिंग को रिफिलिंग करने की विधि। मतलब सेल बेयरिंग के जब ख़राब हो जाता है तो उसको वापस दोबारा लाइनिंग कैसे की जाती है, तो उसमें अलग अलग प्रक्रिया है कि पहले उसको पुरानी ग्रीस साफ़ की जाती है, उसकी पिकलिंग की जाती है और टिनिंग की जाती है, बेयरिंग को क्लैंप किया जाता है, वाइट मेटल बेबिड मेटल को पिघलाया जाता है, धातु को उसमें भरा जाता है। उसके बाद में जब तैयार हो जाता है तो उसको मशीनिंग की जाती है उसके अंदर।